सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो से आपको ये पता लग ही चुका होगा कि हम लोगों ने डीएससी की भी वन शॉट सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और आज उसी वन शॉट सीरीज़ का हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ रहे हैं जो कि है बेसिकली क्यू के ऊपर वन शॉट। तो यहाँ पे आज हम जो है क्यू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। एक चीज़ जो सबको ऐसा लगेगा कि शायद डाउट रहेगा कि पहले हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने स्टैक नहीं करा है अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर सिर्फ क्यू करना है तो आप भी आज चल जाएगा। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टैक से चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही बात मैं आप यहाँ पे बोलूँगी, दैट इज़ कि जो स्टैक और क्यू है वो कहीं हद तक सिमिलर है। तो अगर आप स्टैक कर लेते हो आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम बेसिक से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमें नीडेड रहेगा एग्जाम के लिए वहाँ तक हम जाएंगे परफेक्टली। तो विदाउट एनी फर्दर बकवास के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्यू का वन शॉट, जैसा कि आपको पता ही है। अब वैसे तो मैंने स्टैक के वन शॉट में आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी थी कि क्या प्रिक्विजिट नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होता है स्टैक और क्यू पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जो पहले स्टैक वाला वीडियो नहीं देख पाए, तो इसलिए अब आज वो सिर्फ क्यू वाला वीडियो देखेंगे। तो मैं उनके लिए एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। स्टैक और क्यू के लिए कुछ प्रीक्विजिट नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीक्विजिट नॉलेज में सबसे पहली एक चीज़ आती है कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा और आपने यूनिट 1 का थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का नेम ही है तो आपके टीचर्स ने भी आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बताया ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास के वो बच्चे हो जो आप क्लास में नहीं जाते हो या किसी रीज़न से आप नहीं जा पाए और आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमें इस दिक्कत को भी सॉल्व करने डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपके साथ मैं आपके साथ हूँ ही इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस फर्स्ट थिंग, दैट इज प्रीक्विजिट नॉलेज, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, देखो मैं आपको एक चीज़ पहले तो एग्जाम्पल के तरीके से बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने जहाँ जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी है वहाँ मैंने यही एग्जाम्पल दिया है। देखो, पूरे साल आपकी अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, राइट। आपके कपड़े इधर उधर रहते हैं, आपके मोजे नहीं मिलते हैं, आपका स्वेटर नहीं मिलता है, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलरली ड्रेस पहननी है वो नहीं मिलती, जीन्स नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्टिकुलरली होती रहती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती डेफिनेटली। तो क्या हमें बेसिकली चाहिए रहता है, और अगर ऐसा हो कि आपको दिवाली के बाद ढूँढने का मौका मिले, तो आप बहुत जल्दी से ढूँढ लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी अलमारी जमी हुई है, ठीक है। आपको पता है कि जीन्स यही वाले सेक्शन में है, स्वेटर यही वाले सेक्शन में है, मोजे इस वाले ड्रॉअर में है। तो वो ढूँढना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपकी मम्मी ने उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया होता है, राइट। आपकी मम्मी ने जो डाटा है, यानी कि जो कपड़े हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो पूरी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ कर दी होती हैं। लेकिन पहले जो पूरे साल में आपने गंद फैलाया है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, तो इस वजह से जो है आपको चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर भी एक ऐसा ही वे है डेटा को स्टोर करने का या ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम उसे बाद में एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। इसका क्या मतलब है कि जो भी डेटा मेरे पास है, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज मेरे पास मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का नाम है, ठीक है। तो मैं उन्हें कहीं एक अच्छे ऐसे डेटा में स्टोर करके रखूँ, ऑर्गेनाइज करके रखूँ, ताकि जब बाद में मुझे किसी वजह से किसी को ढूँढना रहा या कुछ काम रहा मुझे, तो मैं उनको एफ़िशिएंटली रीच आउट कर पाऊँ, राइट? तो यही सेम चीज़ मतलब मैंने एग्ज़ाम्पल से भी बताने की कोशिश करी कि पूरे साल में आप कभी भी कोई कपड़ा विदिन 2 मिनट नहीं ढूँढ पाते हो, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइज़ नहीं होते हैं आपके कपड़े, आपकी चीज़ें। लेकिन जब दिवाली आ जाती है तब आई थिंक नवंबर से दिसंबर में आपका थोड़ा काम चल जाता है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और ऑर्गेनाइज वे में स्टोर रहते हैं हमारे पास कपड़े, हमारी चीज़ें, तो आप जल्दी ढूंढ पाते हो। तो जो ये वे है, जो ये तरीका है स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का डेटा को, जिसको हम बाद में एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फिर आता है इसमें एक टाइप बोलते हैं जिसमें हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक सिंगल लाइन में पेयर अप हों, एक के बाद एक, उसको ही हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो, लीनियर मतलब कि एक लाइन,
ठीक है, लीनियर मतलब कि लाइन, ठीक है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर ये ऐसे डेटा स्टोर हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कबर्ड में, मैं आपको बताती हूँ, आपकी अलमारी में एक तरीका होगा जहाँ पे आपके हैंगर से कुछ कपड़े लटके हुए हैं, ठीक है, और एक ऐसे शेल्फ होगा जिसमें आपके ऐसे कपड़े एक के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक के बाद एक के बाद एक है, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, एक के बाद एक, ठीक है, ये जो मैंने लाइन बोली है यहाँ पे, मैं उसको लिखना भी चाहूंगी, एक के बाद एक। तो ये जो लाइन है यही आपको याद रखनी होती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, कि अगर एक के बाद एक हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, वन आफ्टर द अनदर, उसी को ही हम जो है मतलब जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो जब डेटा एलिमेंट्स हमारे एक के बाद एक, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेटा एलिमेंट्स एक के बाद अगर एक हो, वन आफ्टर द अदर, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एरे लिंक तो आता ही है, वो हो गए दूर की बात। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, स्टैक और क्यू आते हैं, जिसमें कि स्टैक हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम क्यू की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं लेकिन स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है डेटा को एफिशिएंटली। एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसी डेटा को जब हम स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं एफिशिएंटली, बट कैसे करते हैं, एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अनदर, उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दो चीजें क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलने के लिए हमारे पास बेसिकली सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर में ना अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कंसेप्ट है उसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेना कि बेसिकली होता क्या है, क्या एल्गोरिथम है उसका, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, वो बहुत ही ईजी हो जाता है फिर, अगर आपको एक बार समझ में आ चुका है तो मैंने हर मतलब जो भी आपको कंसेप्ट है, जो भी मैं आपको एग्जाम में लिखना है, उसका पहले मैंने मेरी नोट्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐड कर रखा है, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि जब आप इससे पढ़ रहे हो तो आपको एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप जो टेक्निकल भाषा है, जो एल्गोरिथम है, उस पर दौड़ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर स्लाइड के पहले कोशिश करी है कि जो मेरी मतलब मुझे जो अपनी तरफ से आपको कन्वे करना है वो मैं यहाँ पे बता पाऊँ पूरा, ठीक है। चलिए, तो क्यू का सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ये है कि जो पहले आया वही पहले जाएगा, ठीक है, जो पहले आया वही पहले गया, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने मान लो चार मैंने एलिमेंट्स ले रखे हैं क्यू में, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी में क्या होता है कि अगर मुझे इन्हें क्यू में अरेंज करना है, अब दो छोटी छोटी बातें कि क्यू में बेसिकली अगर हमें अरेंज करना है तो क्यू का जो हम डायग्राम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको हम ऐसे बनाते हैं, एक दो तीन चार, ये चार कॉलम हो गए। अब बेसिकली इसमें एक चीज और आती है कि इसमें दो हमारे पास एंड्स रहते हैं, जैसे कि जब आप स्टैक में थे तब आपके पास एक ही एंड था क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे थे, ठीक है, आप ऐसे काम कर रहे थे। लेकिन अब आप हॉरिजॉन्टल वे में काम कर रहे हो तो आपके पास दो एंड्स होंगे, एक होगा फ्रंट एंड और एक होगा रियर एंड, ठीक है, एक होगा फ्रंट एंड और एक होगा रियर एंड, ठीक है। अब जब हमारे पास ये मतलब एलिमेंट्स हैं तो मैंने इसको क्या करा है, मैंने डायरेक्टली इनको जो है क्यू में रख दिया, ए बी सी और डी, राइट। दो एंड्स थे हमारे पास, फ्रंट रियर, और मैंने इनको रख दिया इसमें, ठीक है। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे डिलीट करना है, ठीक है, मुझे डिलीट करना है, तो मुझे अगर डिलीट करना होगा तो मैं सबसे पहले जो एलिमेंट डिलीट करूंगी, सबसे पहले आया था ए, तो सबसे पहले डिलीट होगा वो ए ही होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, राइट। और हम बेसिकली डिलीट कहाँ से कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं रेयर एंड से, ठीक है, और हम इंसर्शन कहाँ से करते हैं, फ्रंट एंड से। तो ये बातें अभी सब आपको ध्यान में रखनी है, जब हम इंसर्शन और डिलीशन बहुत अच्छे से करने वाले हैं इस वीडियो में आगे, तब आपको ये और ज़्यादा काम आएगा। लेकिन
अभी के लिए आपको क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद आपको, जैसे मैं अगर बताऊं कि कैसे एग्जाम्पल में हम रखते हैं, तो ए बी सी डी आपने क्यू में रख दिया, और यहाँ पे होगा फ्रंट एंड, और यहाँ पे होगा क्यू फ्रंट एंड, एंड यहाँ पे होगा रेयर हैंड, ठीक है। और इंसर्शन होगा रेयर से, और इंसर्शन होगा फ्रंट एंड से, ठीक है। अब अभी तक आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी हिंट नहीं मिल पा रही होगी कि एग्जैक्टली क्यों हो क्या रहा है, कि चलो ठीक है, जो ए सबसे पहले आया था, डिलीट भी हमने सबसे उसको पहले किया, दैट इज फाइन, ये तो आपको फीफो वाले प्रिंसिपल से ही पता चल रहा है। लेकिन इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर जब मैं आपको दूंगी, थोड़ी आपको फील आ जाएगी, तो देखते हैं, इसको फील लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में मैंने आपको दे रखा है गोलगप्पे की दुकान। गोलगप्पे की दुकान है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा इन्होंने बोला है कि 10 रुपए के, ठीक है, 10 रुपए के 5 गोलगप्पे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और ये रहे गोलगप्पे वाले भैया, ये रहे उनका ठेला, और यहाँ पे 3 लोग आए हैं। यहाँ पे आया है, सबसे पहले आया है यहाँ पे गोलू, फिर आया है ढोलू, और फिर आया है बोलू, ठीक है, गोलू ढोलू और भोलू, ठीक है। ये 3 लोग सबसे पहले यहाँ पे गोलगप्पे खाने आए हैं, उसमें से भी सबसे पहले गोलू आया है, फिर उसके बाद ढोलू आया है, और उसके बाद भोलू आया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने इस तरीके से इनको रैंक कर दिया है। और यहाँ पे अब ये खड़े भी ऐसे ही हुए हैं कि जब इनको गोलगप्पे मिलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन लेगा, सबसे पहले गोलू लेगा, फिर ढोलू लेगा, और फिर भोलू लेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 गोलगप्पे जल्दी किसके खत्म होंगे। तो 5 गोलगप्पे ऑब्वियसली गोलू के सबसे पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो 5वां गोलगप्पा जब जैसे दिया, तो पहले तो एक राउंड लगा दिया, ठीक है, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, तो जब चौथा वाला खत्म हो जाएगा ढोलू का, ठीक है, जब चौथा गोलगप्पा भोलू का खत्म हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये मान लो ये चौथा गोलगप्पा ये रहा, चौथा गोलगप्पा ये रहा। अब चौथा गोलगप्पा गोलू ने खा लिया, ढोलू ने खा लिया, भोलू ने भी खा लिया। अब जब भोलू ने खा लिया, तब 5वें गोलगप्पे की जब बात आएगी, तब सबसे पहले 5वां गोलगप्पा जो है गोलू को मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे आगे खड़ा हुआ है और सबसे पहले आया था, तो उसका काम भी जल्दी हो गया, राइट। तो यही बात पे जो है क्यों चलता है कि जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाएगा। मतलब पैसे देके 10 रुपए कौन सबसे पहले निकल जाएगा, गोलू निकल जाएगा सबसे पहले पैसे देके, यही बात आ जाती है यहाँ पे भी। तो सिमिलर सी बात यही है, अगर मैं छोटे टर्म्स में कहूँ, कि गोलगप्पे की दुकान में जब आप रहते हो, 3-4 लोग खड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप सबसे पहले आए हो, आप सबसे पहले लाइन में खड़े हुए हो, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको गोलगप्पा मिलता है, और आखिरी गोलगप्पा पे जब पहले मतलब 5 राउंड जैसे होते हैं, तो आखिरी गोलगप्पा पे जब आपको मिलता है, तब वो सबसे पहले आपको मिल जाता है और आप यहाँ से बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्यों काम करता है, इसका और एग्जांपल्स आप ये भी देख सकते हो कि जब आप बहुत बड़ी लाइन में खड़े हो किसी चीज की, लेकिन आपके पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं, तो आपके पीछे जो बहुत लोग खड़े हैं वो आपके बाद में आए, उनसे पहले आप आए हो, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट ही खत्म होगी और फिर ही आप जा पाओगे, राइट। तो इस तरीके से ये जो क्यू है रियल लाइफ में काम करता है। तो आई होप आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्यू होता क्या है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं बेसिकली थोड़ा उन चीज़ों पे जिसमें बेसिकली हमको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, और एग्ज़ाम में हमें कैसे चीज़ों को ड्रॉ करके आना है, और क्या कंडीशंस हमसे उससे पूछी जाएगी, क्या प्रॉपर्टीज़ हमसे पूछी जाएगी क्योंकि, तो हम लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको प्रॉपरली ये डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी है। जैसे क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बता दिया है, जो कि फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जहाँ पे इंसर्शन जो है वो एलिमेंट का रेयर एंड से डन होता है, और डिलीशन जो है फ्रंट एंड से हमारा कंप्लीट अप होता है, ठीक है। तो ये तरीके की हमारी डेफिनेशन आ गई है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम में लिख के आना है अच्छे से। फिर उसके बाद बात करूँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यू की। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं क्यू की, कि जो क्यू है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अगेन वही सेम चीज, ये फीफो को फॉलो करता है। यहाँ पे इंसर्शन जो है रेयर एंड से, डिलीशन फ्रंट एंड से परफॉर्म होता है, और यहाँ पे 2 पॉइंटर्स का यूज करते हैं, जो कि है फ्रंट और रेयर, अगेन वही सेम चीज, फ्रंट डिलीशन के लिए, रेयर इंसर्शन के लिए। और क्यू भी जो है डज नॉट एक्सेस रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होती है। रैंडम एक्सेस क्यों नहीं होती, क्योंकि जब हम यही बोल रहे हैं कि
फर्स्ट आउट, तो मतलब जो पहले वाला एलिमेंट रहेगा, सबसे पहले एक्सेस भी हम उसी को ही कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई रैंडम एक्सेस हमारे पास नहीं है, जो पहले एलिमेंट है उसको ही हम एक्सेस दे रहे हैं, एक सीक्वेंस वाइज एक्सेस दे रहे हैं कि जो पहले आया वही पहले जाएगा। मतलब फर्स्ट पहले आया तो फर्स्ट जाएगा, फिर सेकंड पहले आया तो सेकंड जाएगा, थर्ड पहले आया तो थर्ड जाएगा। इस तरीके से हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमने 1 2 3, तो मेरे को अगर चाहिए कि 2 करना हो डिलीट, तो मेरे को 2 करना है। नहीं, ये कोई तरीका हमारे पास नहीं होता है। यहाँ पे हमको जो है प्रॉपर वे में फॉलो करना पड़ता है कि जो पहले आया है वही पहले डिलीट होगा। मतलब जो पहले, सिंपल सी बात है, जो पहले इंसर्ट हमारा हुआ, जो पहले इंसर्ट हमारा हुआ वही पहले डिलीट होगा। ओके, वही पहले डिलीट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसकी ये भी देख लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशंस रहती हैं, स्पेशल कंडीशंस, जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन क्या रहती है कि जब क्यू फुल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल क्यू में अब जगह नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम साइज के जितने हमने सारे एलिमेंट्स जो है भर दिए हैं, तो क्यू जब फुल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है क्यू जब ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो वाली कंडीशन जब क्यू फुल हो जाता है। और जब क्यू एम्प्टी हो जाता है, जब क्यू एम्प्टी हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो वाली कंडीशन। अब कैसे फुल होता है, कैसे एम्प्टी होता है, ये हम इंसर्शन और डिलीशन के टाइम ज़रूर देखेंगे। उनकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रहती हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि लॉजिकली कैसे बनी है और लॉजिकली कैसे करेक्ट है वो, तो उस टाइम मैं बताऊंगी। लेकिन अभी आपको ध्यान में रख लेना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहीं वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता क्या है और क्या उनकी कंडीशंस होती है। अब कंडीशंस हम एल्गोरिथम वाली बात में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पता करना ज़रूरी है कि अगर ओवरफ्लो है तो यानी फुल है, और अंडर फ्लो है तो यानी एम्प्टी है। ठीक है, फिर कुछ मेन ऑपरेशंस यहाँ पे हमारे यूज होते हैं, जैसे कि एन क्यू, डी क्यू, एन पी। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अभी हम धीरे धीरे इसके बाद ही हमारे पास ये टॉपिक आएगा ऑपरेशंस के ऊपर। लेकिन हाँ, कुछ मेन ऑपरेशंस जो है वो है एन क्यू, डी क्यू और पीक। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे स्टैक में, अगर जिन बच्चों ने थोड़ा स्टैक पढ़ रखा है उनको पता होगा पॉप और पुश के बारे में। पॉप से हम डिलीट करते थे और पुश से हम चीज़ों को इंसर्ट करते थे, ऐड करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू आ गया। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है जिसमें लिख रखा है कि यहाँ पे किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे पॉप और इंसर्ट हमारे पास बेसिकली होता है। पॉप हमारा होता है डी क्यू करना, मतलब डिलीट करना, और एन क्यू मतलब हमारा होता है इंसर्ट करना। और यहाँ पे हमारे पास स्पीक है जो कि टॉप के एलिमेंट को एक्सेस करता है, जो फ्रंट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा फ्रंट के। फिर यहाँ पे फ्रंट है तो उसको हम हेड भी बोलते हैं, और बैक है जिसको हम रेयर या फिर टेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम है। अब इनमें ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कोई भी नाम दे दिया जाए, हेड या टेल दे दिया जाए, या फ्रंट या बैक दे दिया जाए, या फिर हो सकता है रेयर ही दे जाए। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नाम अगर मैं आपको बता दूं जो यूज़ होते हैं इसमें, वो होते हैं फ्रंट और रेयर। तो मोस्ट प्रोबेबली 95% आपके यही नाम इसमें यूज़ होंगे, फ्रंट और रेयर। लेकिन देखो, कुछ चांसेस हैं कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हेड टेल बैक दे सकते हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। और पॉप और पुश, अगेन यहाँ पे वही है एन क्यू डी क्यू। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक क्यू बनता है, और क्यू की एक फ़ोटो भी मैंने बना रखी है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप क्यू की डेफिनेशन लिखें, प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो उसके साथ एक डायग्राम बना के आना बहुत ही अच्छा लुक देगा हर चीज़ में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो, अब ये बहुत ही कम बच्चों का दिमाग चलता है उस समय डायग्राम बनाने का, लेकिन अगर आपका चल पा रहा है तो आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा बोल रही है, ये बात है। क्योंकि आंसर को आप जितनी अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, आप उतनी अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो, और सारे पॉइंट्स ही लिखने की, जैसे जो भी मैं, मतलब जैसे ऐसा बहुत सारे कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत सारे होते हैं, लाइक मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि क्या इतना ही करना सफिशिएंट है, क्या इतना ही हमने कर लिया तो चल जाएगा। तो यार, आप ये चीज़ पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि सही बताऊं तो आप एक चीज़ खुद सोचो कि 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट होती हैं हर सब्जेक्ट की। अब आप उसमें से भी अगर आप एक चीज़ ये सोचो कि आप हर यूनिट के जैसे मान लो 10 क्वेश्चन भी मैं ऑन एन एवरेज अगर आप पूछूं, 10 टॉपिक या 15 टॉपिक होते हैं, तो अगर आप उन सबके 4-4 कॉपी के पेज भर के आंसर लर्न कर रहे हो,
तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में आपको एक भी पेज अच्छे से याद नहीं रहने वाला, दिस इज माई गारंटी, क्योंकि किसी की इतनी मेमोरी अच्छी होती ही नहीं है। आपका दिमाग है, कोई कैमरा नहीं है कि आपने फोटो खींच लिया तो आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वही चीज़ आती है डेटा स्ट्रक्चर्स के वे में, अगर आप पढ़ो, उसको स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो करके कि हाँ भाई हमने इस टॉपिक के 10 पॉइंट पढ़ लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में वही 10 पॉइंट भी भूल पा रहे हो। ये सबसे बड़ा पागलपन है कि अगर आप एग्जाम में 10 पॉइंट भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू आपको एग्जाम में लिखने को आ गया, अब आप 8 पॉइंट भी अगर उसमें नहीं लिख पा रहे हो, 9वां पॉइंट ये बेसिकली डायग्राम हो गया, ठीक है, और 10वां आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है ये हो गया। अब ये 10 चीजें भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन में, तो लालत है आप पे, मतलब आपने चीजों को अच्छे से नहीं समझा। लेकिन अगर आप अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते जा रहे हो कि अरे क्यों का ये हो गया, क्यों का ऐसा होगा, क्यों क्या वैसा, तो वो सब बकवास है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो जिस्ट है वो तो लिखा ही नहीं आपने, और आपने दुनिया भर की बकवास लिख दी। इसीलिए जब उसमें आपको नंबर मिलने की बारी आती है ना, तब आपको उसमें कम ही मार्क्स मिलते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम तो पूरी पूरी कॉपी भर के आंसर लिख के आए, हमने ऐसे कर दिया, लेकिन हमको क्यों 2 ही नंबर मिले हैं और सामने वाले को क्यों इतने नंबर? क्योंकि सामने वाले ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो वैलिड है, वो उतना दम भरते हैं, लेकिन आपने जो पॉइंट्स लिखे वो वैलिड नहीं है पहली बात तो, और वो उतना दम नहीं भरते। चलो सही भी होंगे लेकिन दम नहीं भरते। तो पॉइंट बस इतना ही है कि जितना आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आपको आना ही आना चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो यार नहीं याद रहेगा, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि अगर आप एक यूनिट में, अभी जैसे मैं आपको बता दूं, पूरे स्टैक पूरा स्टैक और क्यू पूरा स्टैक और क्यू को मिला के हमारे पास यहाँ पे 65 पेजेस की नोट्स बन चुकी है। अब अगर आप इन 60 पेजों को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप जो बहुत मतलब बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है, और अगर मैं मान लूँ जैसे 10 टॉपिक दोनों में है, 20 टॉपिक हो गए, 20 टॉपिक इंटू 4 4 पेज, मतलब ये मान लो 80 पेज, 80 पेज के पूरे भरे हुए आंसर आप याद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरीका होता है पढ़ने का और याद रखने का, वो मैं आपको सबसे एफिशिएंट वे बता रही हूँ। अगर आप इतना कर पाते हो तो आपके लिए ही अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ सोच लेना। आप ये चीज़ डिस्कस करने से अच्छा है कि मतलब ये पॉइंट मतलब पूरे हैं कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, यही पूछने से अच्छा है कि आप इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि अगर पांचों यूनिट का आप इतना इतना पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हाँ क्लियर करना ज़रूरी रहता है क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। और मतलब मेरे मतलब पुराने वीडियोस पे भी अगर आप जाके खोल के देखोगे तो आपको हर वीडियो के 2 3 कमेंट्स तो ये मिल ही जाएंगे कॉमन, इसलिए ये मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्यू। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया एन क्यू, डी क्यू, इज एम टी, इज फुल, पीक। तो बेसिकली देखो एन क्यू जो है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो एन क्यू है, ठीक है, जो एन क्यू है हमारा, वो एन क्यू क्या है कि एन क्यू बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने ऐड एन एलिमेंट, जैसे कि हमने पुश किया था स्टैक में, इसी तरीके से है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको अगर किसी एलिमेंट को आपको ऐड करना हो रहा है क्यू में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये क्यू है ए, बी और ये सी, अब मेरे पास ये जो है खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसमें डी भी ऐड हो जाए। तो मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा क्यू के ऊपर, वो होगा एन क्यू, जो कि होगा एक एलिमेंट जो है मैंने एंड में मतलब जो है एक एलिमेंट, यहाँ पे ये क्यू का एंड आ गया, ये क्यू का एंड ये क्यू का एंड ही है। तो मुझे इसमें अगर कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो मुझे कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा? एन क्यू ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे डी को तो ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक एलिमेंट को रिमूव करना है फ्रंट से, अब फ्रंट से ही क्यों करना है? अगेन फीफो प्रिंसिपल यूज करता है, जो पहले आया वही पहले जाएगा।
ठीक है। तो फीफो प्रिंसिपल का यूज करके जो फ्रंट वाला एलिमेंट है मुझे अगर उसको डिलीट करना है, तो मैंने को मान लो ए को डिलीट करना है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगी यहाँ पे, डी क्यू वाला ऑपरेशन मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। उसके बाद चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी इंसर्शन डिलीशन का जब हम केस करने वाले हैं, जब हम एल्गोरिथम करने वाले हैं, तब उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत इजीली ही चेक करना है कि आपका क्यू एम्प्टी है कि नहीं, जैसे यहाँ पे था अभी हमारा क्यू एम्प्टी, जब हमने डी ऐड नहीं किया था ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे क्यू एम्प्टी था, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा चेक करना है कि क्यों हमारा एम्प्टी है कि नहीं है, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इज एम्प्टी। फिर अगर मुझे मान लो यहाँ पे मैंने डी ऐड कर लिया, तो मेरा जो पूरा क्यू है वो फुल हो चुका है, तो मुझे चेक करना है कि क्यू फुल हुआ है कि नहीं, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, इज फुल ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। फिर पीक, तो पीक क्या होगा, पीक गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। तो बेसिकली अगर मुझे मतलब ये जानना है कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू है क्यू में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ए वैल्यू है। तो अगर मुझे जानना है कि सबसे पहले वैल्यू जो है कौन सी है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अगर देखना है कि असेंबली की लाइन में सबसे छोटा बच्चा कौन सा जो सबसे आगे खड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे तक चल के जाना पड़ेगा अपने पैरों का यूज करके। तो उसी तरीके से अगर मुझे ये जानना हो कि सबसे आगे वाला एलिमेंट कौन सा है क्यू का, बिल्कुल मुझे उसे रिमूव नहीं करना है, मतलब मुझे उसे रिमूव नहीं, क्योंकि एक काम तो ये भी हो सकता है कि आप उसको डिलीट करो और फिर आपको जहाँ पे वो गार्बेज मेमोरी में स्टोर हो या जहाँ भी कहीं स्टोर हो, उसमें मैं जाके देख लूँ कि वो कौन सा एलिमेंट है। मतलब हमें मान लो मुझे अगर उस छोटे बच्चे को देखना ही है, वो जो सबसे आगे खड़ा है असेंबली की लाइन में, तो मैं क्या करूँ, मैं उसका नाम कॉल आउट कर लूँ, ठीक है। या मैं फिर उसका नाम कॉल आउट कर लूँ किसी भी काम, किसी भी चीज़ में, कि आपकी कॉपी ले लो, या फिर आपका फीस डिफॉल्टर वाला काम है, या मैं ऐसे ही नाम ले लूँ कि आप ये जो भी कोई हो स्टेज पे आ जाओ। तो मतलब तो वही होगा ना, मैं तो उसको आसानी से देख लूंगी। लेकिन अगर मुझे वो सब नहीं करना हो, मुझे खुद जाके देखना है कि कौन है आगे खड़ा हुआ, या मुझे खुद एक्सेस करना है फ्रंट का कोई एलिमेंट, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन मैं यूज करने वाली हूँ, पीक ऑपरेशन यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं कि कौन से क्या ऑपरेशन लगते हैं क्यों में, तो आपको ये जो है ध्यान में रख के ध्यान में रख के याद करके रखना है। और ये बहुत सारे ऑपरेशन जो है आपके इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिथम में भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्यू के इंसर्शन पार्ट से। तो क्यू का इंसर्शन पार्ट देखते हैं। तो जैसा कि हमको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये FIFO प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो एंड्स होते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड रियर एंड, राइट। फ्रंट एंड से हमारा डिलीशन होता है, डी क्यू होता है। डी क्यू और डिलीशन के लिए याद रखने के लिए डी एंड डी, ठीक है। तो मतलब आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो डी क्यू है तो डिलीशन करना है, और अगर हमें बेसिकली यहाँ पे इसको स्टैक से रिलेट करना है, तो यानी कि पॉप करना है। बेसिकली पॉप मतलब होता था डिलीशन करना ही, तो पॉप डी क्यू डिलीशन एवरीथिंग इज सेम। देन जिस चीज़ को इंसर्ट करना बोलते हैं, जिसको हम स्टैक में पुश बोलते थे, वो यहाँ पे एन क्यू होता है, जिसको हम इंसर्शन बोलते हैं। अब वैसे तो देखो एन क्यू ई से स्टार्ट होता है और इंसर्शन आई से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका साउंड एक ही जैसा, इंसर्शन एन क्यू, ठीक है। तो आप ई से ही इसको याद रखो, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको इंसर्शन डिलीशन करने से पहले याद में रखनी है, दैट इज़ कि अगर जैसे आप चार कोई भी ले रहे हो, ठीक है, चार आपने लिए हैं एलिमेंट्स, उसमें बेसिकली सबसे पहले अगर आपको इनिशियली ये देखना है कि क्यों आपका एम्प्टी है कि नहीं। तो क्यों अगर आपका एम्प्टी कैसे होगा ये आपको पता लगाना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा वो जो हमने देखी थी, इज फुल और इज एम्प्टी वाली कंडीशंस, राइट, उसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका यूज़ करके आपको ये पता चल गया कि आपका जो फ्रंट है वो -1 है और रेयर आपका -1 है, तभी आप कह सकोगे कि आपका क्यू एम्प्टी है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि जब हम क्यू को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम क्यू को स्टार्ट करते हैं तब वो स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, 1 2 एंड 3 लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टार्ट करने के लिए हमको ये चाहिए कि अगर हमारा क्यू पूरा एम्प्टी हो,
तो हमारा जो फ्रंट और रेयर है वो दोनों ही किस पे हो, -1 पे हो। तो पूरा क्यू इनिशियली पूरा क्यू एम्प्टी होना चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट भी -1 पे, रेयर भी -1 पे ही होना चाहिए। फिर अगर बात करें इंसर्शन के लिए, तो इंसर्शन के लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले आपको ये चेक करना रहेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि अगर आप क्यू एम्प्टी ही नहीं होगा आप इंसर्ट ही नहीं करवा पाओगे। तो पहले आपने ये कंडीशन चेक कर ली कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आप जो है रेयर में, क्योंकि हमने पता चला था हमको, हमने क्या यार लर्न किया था कि रेयर से हम क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। तो रेयर से अगर हम इंसर्ट करवाते हैं तो हम रेयर में क्या करेंगे, +1 करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम +1 करेंगे। तो हम पहले 0 0 पे थे, तो मतलब सॉरी -1 पे थे, ठीक है, सॉरी, हम -1 पे थे सबसे पहले। इनिशियली हम जब हमारा क्यू जो था वो एम्प्टी था तो हम -1 पे थे, राइट। हमने देख लिया था कि क्यू एम्प्टी है तो हमारा रेयर जो है -1 पे। अब हमें इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो हम प्लस करेंगे। और प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो 0। तो हमारा एक एलिमेंट हो गया ए ऐड। फिर हमने देखा हमको बी भी ऐड करवाना है, तो अब हम 1 पे है, ठीक है, फ्रंट हमारा 1 पे है, सॉरी 0 पे है, ठीक है, सॉरी 0 पे है। देन फिर हम +1 करवाएंगे 1, तो ये आ गया बी पे। फिर 1 + 1 2, फिर आ गया सी। फिर आ गया 1 + 1 सॉरी 2 + 1 दैट इज 3, देन डी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको पूरी बात का मतलब सिर्फ एक ही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्यू जो है हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि अगर रेयर -1 पे है तो हमारा क्यू जो होगा वो एम्प्टी होगा। उसके बाद हमें रेयर को क्या करना है, रेयर इज इक्वल्स टू रेयर +1 करना है। और ये करते करते हमें सारे ए बी सी और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करवाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और ये कंडीशन कब फेल हो जाएगी, जब बेसिकली हमारा क्यू जो है फुल हो जाएगा, मतलब। और हमें फुल करने के लिए फुल कैसे चेक करेंगे, हम ये कंडीशन चेक करके करेंगे कि इफ रेयर इज इक्वल्स टू मैक्स -1 प्रिंट एफ क्यू इज इक्वल्स टू फुल। मतलब अगर रेयर जो है मैक्स -1, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है मैक्स, ठीक है, तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो हमारा इंडेक्स तो यहाँ पे 3 ही है, क्योंकि 0 1 2 3। तो अगर 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाए, रेयर इज इक्वल्स टू हमारा 3 हो जाए, तो हमें समझ में आ जाए कि हमारा क्यू फुल है। तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि क्यू हमारा फुल हो गया। तो अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस, सबसे पहले आपको एम्प्टी चेक करना है, जो हम चेक करेंगे रेयर इज इक्वल्स टू -1 से। फिर अगर हमें पता चल गया कि रेयर इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम उसमें +1 करते 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 सारे एलिमेंट्स को ऐड करवाते जाएंगे। और जब हमें ये कैसे पता चला कि क्यू फुल हो गया है, क्यू फुल होने के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि रेयर इज इक्वल्स टू मैक्स -1। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमें पता लग जाए कि क्यों हमारा फुल है, और अगर नहीं होती है तो क्यों हमारा एम्प्टी है। चलिए, नेक्स्ट बेसिकली इसका देखो पूरा एल्गोरिथम जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे आरजीपीवी की नोट से भी मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने मेरी तरफ से भी जो मुझे इजी एल्गोरिथम लगा मैंने उसको ऐड कर रखा है। तो बात वही है, ये आप सब पढ़ लोगे। फिर स्टेप 1 यहाँ से हम देखते हैं, तो स्टेप 1 सबसे पहले आपको क्यू को फुल चेक करना है। कैसे चेक करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैक्स -1, ठीक है। साइज मतलब वही होता है मैक्सिमम। अगर क्यू फुल है तो आप नहीं ऐड कर पाओगे क्यू, अगर आप एम्प्टी है तभी आप इंसर्ट कर पाओगे। अगर क्यू फुल है तो आपको दिखाना है क्यू इज फुल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल एंड टर्मिनेट द फंक्शन। मतलब अगर क्यू फुल होगा तो आपको इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर फुल नहीं है तो आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे रेयर की वैल्यू +1 से, और फिर बेसिकली आप सेट करोगे जो भी आपको वैल्यू चाहिए। तो इसका ही यही एल्गोरिथम मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है कि सबसे पहले आपको ये चेक करवाना है कि क्यू फुल है कि नहीं। आपने चेक कर लिया रेयर इज इक्वल्स टू, इफ रेयर इज इक्वल्स टू मैक्स -1 प्रिंट ओवरफ्लो क्यू इज फुल। और अगर फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 और रेयर इक्वल्स टू -1 पे है तो यानी कि एम्प्टी है। तो आपको क्या करना है, सेट फ्रंट और रेयर दोनों को आपको 0 कर देना है। और आपको क्योंकि 0 पे करना है तभी तो सबसे पहला एलिमेंट आप कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहला इंडेक्स क्या होता है, 0, ठीक है। तो सबसे पहले वाली स्टेप क्या थी कि आपने चेक कर लिया कि फुल है कि नहीं। अब आपको पता लग गया कि फुल नहीं है तो आपको क्या करना है, दोनों को एम्प्टी रखना है -1 पे ही, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, दोनों को 0 पे ले आया, और एल्स हमें बेसिकली रेयर +1 करते जाना है। और एंड ऑफ इफ, और यहाँ पे बेसिकली हमको आइटम को ऐड करके एग्जिट कर देना है। मतलब सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेप में आप चेक कर रहे हो कि क्यू जो है हमारा फुल है कि नहीं है। दूसरे में आपने कर दिया कि अगर फुल नहीं है तो आप क्या करो, बेसिकली इसको यहाँ पे 0 पे सेट कर दो।
उसके बाद आप +1 करते जाओ और एंड कर दो इफ़ को, और उसके बाद तीसरी में आपने जो भी आपको आइटम ऐड करवाना है जैसे कि ABCD जो भी, उसको ऐड कर दो, फोर्थ में जाके आप एग्जिट कर दो। ये तरीके से आपका इनक्यू इंसर्शन बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से बहुत ईजी डिलीशन भी है। तो डिलीशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब जैसे कि हम इंसर्शन में क्या कर रहे थे, अभी तक इंसर्शन में अभी तक रेयर में +1 कर रहे थे, रेयर इज इक्वल्स टू +1 हम कर रहे थे। लेकिन अब इंसर्शन में क्या करना है, आपको +1 ऐड करना है, लेकिन किस में, फ्रंट में, क्योंकि हमको पता है फ्रंट से हमारा डिलीशन होता है। तभी अगर फ्रंट आगे बढ़ेगा तो आपकी वैल्यूज डिलीट होती जाएंगी। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्यू जो है भरा हुआ है कि नहीं। अब इसमें सब कुछ अलग होगा, इसमें जब क्यू फुल होगा तभी आप कुछ चीज़ डिलीट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीशन तो होगा ही नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद अगर क्यू हमारे पास फुल है, क्यू हमारे पास फुल है तो हमारे पास फंक्शन जो है आगे बढ़ेगा, और हमारे पास हमें जो भी एलिमेंट को डिलीट करना है हमारे बेसिकली फर्स्ट से ही होगा। इसमें फीफो प्रिंसिपल ही यूज़ होगा कि जो फर्स्ट होगा वो ही फर्स्ट में डिलीट होगा। तो आप +1 करते करते ABC को डिलीट करते जाओगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका क्यू एम्प्टी होगा तो बेसिकली बात है डिलीशन तो होना ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका क्यू फुल है तभी डिलीशन होगा। और कैसे होगा कि जब आप फ्रंट में +1 करते जा रहे हो, और जब आप +1 करते जाओगे तो आपके एलिमेंट्स जो है डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास जो हमको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल अपोजिट है जो आपने इंसर्शन में किया था। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, एम्प्टी कैसे होगा कि जब आपका फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 है और रेयर भी इक्वल्स टू -1 है, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है तो आपको पता लग जाएगा कि क्यू इज एम्प्टी, डिलीशन पॉसिबल नहीं है, टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको फ्रंट की वैल्यू 1 करके इंक्रीमेंट करनी है, और जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है आप उसको देंगे, और उसके बाद जो भी डिलीट करनी है वैल्यू उसको आप लिखेंगे, और उसके बाद उसको डिलीट हो जाएगा। तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड फ्रंट मतलब जो है वो रेयर के इक्वल है इसमें। ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो आपको बेसिकली सबसे पहले ये चेक करना है कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं फर्स्ट स्टेप में, और अगर है तो ठीक है, तो आपका फंक्शन ही टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो आपको आइटम को सेट करना है जिसको आपको डिलीट करना है, और +1 करके उसको एंड करके यहाँ पे एग्जिट कर देना डिलीट करके। तो आई होप आपको डिलीशन भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो कि लाइक देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली कम ही पूछा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ RGPV की नोट्स में मेंशन था, तभी मैंने सोचा कि चलिए ठीक है इसे भी बता देते हैं। इट्स काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। अगर मुझे देखना है कि कौन से क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैं जो है इस वाले ऑपरेशन का यूज़ करूँगी, और मैं इस पूरी स्टेप्स को फॉलो करूँगी, इस पूरे एल्गोरिथम को फॉलो करूँगी। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं आपको बस यही बता दूँ कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप क्लासेस में भी अपनी कॉलेज क्लासेस भी अटेंड करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जनरली आपका जो भी DSA वाले टीचर रहते हैं वो आपको ये नहीं करवाते हैं, सिर्फ और इंसर्शन और डिलीशन ही करवाते, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इजी। और इसका कुछ इतना ज़्यादा रोल भी नहीं होता है, तो इस वजह से इसको यूज़ भी नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अभी ये RGPV की नोट्स में मेंशन है तो हो सकता है कि वो लोग पूछ लें। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको भी हम एक बार कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बेसिकली देखना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं। सबसे पहले ये हमें देखना है, क्योंकि अगर क्यू एम्प्टी होगा तो हम तो कोई फंक्शन को डिस्प्ले ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं ना, कुछ वैल्यू होगी ही नहीं, तो हम उसको डिस्प्ले क्या करेंगे। तो अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारा क्यू एम्प्टी है यानी कि फ्रंट इक्वल्स टू रेयर है, मतलब फ्रंट भी -1 पे है और रेयर भी हमारा -1 पे है, तो यानी कि हमारा क्यू एम्प्टी है। और तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे कि क्यू इज़ एम्प्टी। हम फंक्शन को ही टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं हमको डिस्प्ले करवाने के लिए। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली कुछ यहाँ कुछ चीज़ें उनमें होगी। ठीक है, तो हमको बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, और हम उसमें क्या करेंगे, फ्रंट +1 हम उसमें सेट कर देंगे। मतलब फ्रंट +1 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रंट और रेयर दोनों ही एक पोजीशन पर रहेंगे, और इस तरीके से हमारा जो है क्यू रहेगा। तो अगर हम फ्रंट +1 करते जाएंगे तो धीरे करके हम सारे एलिमेंट्स जो हैं उन पे हम धीरे धीरे करके जाते जाएंगे जब हम I की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, राइट।
तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर फ्रंट ऐड करते जाएंगे, 0 1 2 3 और आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होती जाएगी एक एक नंबर से, और ऐसे धीरे धीरे करके जो है ये जो है मतलब बेसिकली एंड तक हमारा पहुंच जाएगा और हम उस सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो सिंपल सा काम यही है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी है तो कोई मतलब ही नहीं डिस्प्ले एलिमेंट्स करवाने का, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको एक इंटीजर सेट करना है और फ्रंट प्लस वन करते चलना है, धीरे धीरे जो है एक एक वैल्यू करके आगे बढ़ते जाना है। और कब तक आगे बढ़ना है, तब तक आप रेयर तक ना बढ़ जाए, क्योंकि रेयर मतलब आखिरी तक। ठीक है, तो रेयर तक आपको चलते जाना है एकदम, और इस तरीके से आप जब चलते जाओगे तो आपको सारी वैल्यू जो है आप उसमें डिस्प्ले यूज करके, ये जो डिस्प्ले वाला ये है इसको यूज करके, डिस्प्ले क्यू आई ये वाला फंक्शन यूज करके यहाँ पे आप जो है सारी जो एलिमेंट्स है उनको डिस्प्ले कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे ये फ्रंट और रेयर का भी यही काम है कि हमें बेसिकली फ्रंट गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम क्यू, और यहाँ पे रेयर का यही काम है गेट द लास्ट आइटम फ्रॉम क्यू। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इजी है डिस्प्ले का काम। सिर्फ और सिर्फ पहले चेक करना कि एम्प्टी है कि नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, नहीं है तो आई वेरिएबल सेट करके इंक्रीमेंट करते करते हमें डिस्प्ले करवाते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो एप्लीकेशंस जो हैं काफ़ी बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैंने वहाँ पे यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज़ होता है, ये BFS, या आपने आई गेस AI वाले सब्जेक्ट में जिनको AI है, जो AI ML ब्रांच से हैं, जिनको AI पढ़ना है इस सेमेस्टर में, उनके लिए ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। बेसिकली इसमें हम लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करते हैं और बेसिकली सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ही दे देती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं गूगल मैप्स की बात करूँ, तो हमारे पास एक ही डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, 2 3 रास्ते होते हैं, लेकिन गूगल मैप्स आपको वही रास्ता बताता है जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, जिसमें ट्रैफिक कम है, तकलीफ़ें कम है, और जिसमें हम जल्दी पहुंच जाएं। तो यही इसको ही हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये जो है क्यों डेटा स्ट्रक्चर में काम होता है कि जो बेसिकली पहले हमें सजेस्ट हुआ, पहले हम उसको चेक करेंगे, फिर हम दूसरे को, तो लेवल बाय लेवल हम चेक करते जा रहे हैं। फिर जॉब शेड्यूल ऑपरेशंस लाइक प्रिंट बफर क्यू बफर क्यू, मतलब प्रिंट बफर क्यू मतलब क्या होगा कि जो हमने सब प्रिंटर में भी आप एक चीज़ देखते होंगे कि जो हम पहले प्रिंट करवाना है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 फाइल्स हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट वाली पहले करवानी है, फिर मुझे सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये नहीं होगा कि पहले फिफ्थ वाली हो रही है फिर फर्स्ट वाली होगी। जो मैंने पहली दी है, फर्स्ट मैंने पहले दी है, तो वही फर्स्ट होके बाहर आएगी प्रिंट। ठीक है, फिर कीबोर्ड में भी अगर मैं एप्पल टाइप कर रही हूँ स्क्रीन पे, तो सबसे पहले ए ही टाइप हो रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ए को ही दबाया है। फिर जॉब शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, ये सब है। तो इसमें मैंने यहाँ पे सारे ऊपर जो है डिस्क्रिप्शंस जो भी आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, क्योंकि देखो सबका काम तो क्यों ही है, तो क्यों के बारे में तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप इसमें वो सब ऐड कर सकते हो। लेकिन इनका जो डिस्क्रिप्शन है छोटा सा कि किस तरीके से ये काम आती है, मैंने वो यहाँ पे एक लाइन से समझा रखा है, जो वो एक लाइन को ही आप अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बहुत कुछ लिख सकते हैं क्यू को, और क्यू की और थ्योरी ऐड करके। तो ब्रेडफास्ट सर्च मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर नोड पे लेवल बाय लेवल ये ट्राइवर्स करती है, मतलब जाके देखती है कि सही है कि नहीं, तो ये भी क्यू ही है। प्रिंट बफर क्यू, तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो भी प्रिंटर में हम जो चीज़ें हैं हम कर रहे हैं वो बेसिकली एक के बाद ही एक निकलती हैं। कीबोर्ड बफर क्यू, बेसिकली जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सबसे पहले कीबोर्ड पे वही सबसे पहले टाइप हो रहा है। जॉब शेड्यूलिंग, क्यू मैनेजेस जॉब्स इन मॉडर्न अवायर ऑफ एग्जीक्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मीटिंग है, आपकी मीटिंग है 1 बजे होने वाली है, फिर 2 बजे होगी, फिर 3 बजे होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आप 1 बजे वाली मीटिंग पे क्लिक करोगे, फिर 2 पे, फिर 3 बजे, जितने भी ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो आपने पहले शेड्यूल करी वही आप पहले जो है उस पर ज्वाइन करोगे। देन CPU शेड्यूलिंग भी वही, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी ये टैब चल रहा है मेरा, अब इसके बाद हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड में 2 4 और टैब्स चल रहे हो, यूट्यूब भी चल रहा हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज भी चल रहा हो या कुछ और भी चल रहा हो, तो यहाँ पे CPU जो है, लेकिन वो मेरी सबसे फर्स्ट काम जो है मेरा बेसिकली इस जो ये वाला जो मैंने ओपन कर रखा है ये टैब मेरा, मैंने सबसे पहले यही टैब ओपन किया था लैपटॉप खोल के, तो सबसे पहले वो यही एग्जीक्यूट कर रहा है जो मैंने फर्स्ट दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले CPU भी वही चीज़ करता है जो सबसे पहले ओपन करी गई हो। डिस्क शेड्यूलिंग, बेसिकली सारे जो
रिक्वेस्ट है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने मान लो फॉर एन एग्जांपल जो भी मैंने एक्सेस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 5 पीडीएफ मुझे खोलनी है, लेकिन सबसे पहले वाली जो मैंने क्लिक करी वही सबसे पहले ओपन होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने जो 5वीं नंबर पे ऑर्डर करी वो सबसे पहले ओपन हो जाए। आप करके देख लेना, कभी भी आपको लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स खोलनी हो, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 की आपको यूनिट्स खोलनी हो सारी, तो आप यूनिट नंबर 1 पे पहले क्लिक करोगे, फिर 2 पे क्लिक करोगे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे पहले आपकी 5 ही दिख जाएगी, नहीं। सबसे पहले 1 वाली पूरी लोड होगी, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली। तो ये क्या है, 1 बाय 1 ही है, क्यू बाय क्यू ही है, जो पहले खोली वही पहले यहाँ पे होगी, और आप सबसे पहले आप चैप्टर 1 को ही देख के उसको हटाओगे, तो यही जो पहले आया वही पहले गया। इन्हीं कामों में हमारा क्यू जो है बेसिकली यूज अप होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जिनको आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशंस देखो, सिंपल सी बात है, एप्लीकेशंस का डिस्क्रिप्शन आप लर्न कर लोगे, क्योंकि थ्योरी आपको आती है तो आप अपने मर्जी से जो भी आपको बनाना है यहाँ पे आप जो है वहाँ पे फिर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 एप्लीकेशंस है और उनके छोटे-छोटे डिस्क्रिप्शंस आपने याद कर लिए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ क्यू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक क्यू है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, जिसके जो मतलब आई फील कि सिंपल क्यू से ज़्यादा क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यू, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने सिंपल क्यू देख लिया, ठीक है, जो भी जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले वगैरह जो भी हमने चीज़ें देखी वो हमने सब सिंपल क्यू में देखी। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्यू पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू, फिर हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी क्यू, और फिर हम पढ़ेंगे एट द एंड डबल एंडेड क्यू। तो इस तरीके से हम अपने पूरे प्रोसेस में जाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे प्रोसेस में जाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि देखो यहाँ पे अगर मैं आपको छोटी सी बात है कुछ डिस्कस करूँ कि सिंपल क्यू से हमें सर्कुलर क्यू की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू तो फिर वो ऐसे ही बन गए, लेकिन उनके कुछ फीचर्स अलग हैं सिंपल क्यू से डेफिनेटली, इसलिए वो बने। लेकिन सिंपल क्यू में ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से हमें सर्कुलर क्यू पे जाना पड़ा। तो अब वो क्या कमियां हैं इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम जो है आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती कि क्या मिस्टेक थी यहाँ पे सिंपल क्यू में, कि हमें ऐसा क्या मतलब उतना बड़ा हमारा वो था कि हमें सिंपल क्यू में से सर्कुलर क्यू पे जाना पड़ा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमने सारी कुछ मतलब हमारे पास फ्रंट एंड था, रेयर एंड था, हम धीरे धीरे करके इंसर्ट करवा रहे थे, ठीक है। पहले हम चेक कर रहे थे कि हमारा मतलब अगर हमें इंसर्ट करवाना हो, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हम दोनों इसमें चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। तो ये हमारा क्यू है, इसमें हमने इंडेक्स भी सेट कर दिया है, नंबर्स भी सेट कर दिए, फ्रंट और रेयर भी सेट कर दिया है, ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले तो देखो एक चीज़ ये है कि ये तो मैंने बना रखा है तो इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। लेट्स मेक अ न्यू क्यू। तो ये हो गया 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब फ्रंट और रेयर दोनों पे, दोनों ही -1 पे है, ठीक है, दोनों ही -1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर मुझे फुल चेक करवाना हो तो सबसे मतलब अगर मुझे इंसर्ट करवाना हो, ठीक है, इंसर्ट करवाना हो तो मैं क्या कर रही थी, सबसे पहले मुझे इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करवाना पड़ेगा कि क्यू फुल है कि नहीं है, क्योंकि क्यू फुल है कि नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल्स टू मैक्स -1। मतलब अगर रेयर इज इक्वल्स टू मैक्स -1 है, मतलब रेयर अगर 3 पे है तो मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी सारी जो पोजीशंस है वो फुल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है मतलब एफ इज इक्वल्स टू -1 और रेयर इज इक्वल्स टू -1 पे है, तो मैं डेफिनेटली क्या कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली जो भी आइटम मुझे चाहिए मैं ऐड करवा सकती हूँ। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल ये रहा, तो मैंने सारे आइटम्स ऐड करवा दिए और अब फाइनली मुझे लग गया कि हाँ मेरा क्यू जो है फुल हो गया, ठीक है, ये मेरी कंडीशन है अभी तक। अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे करवाना है डिलीट। तो अब मुझे डिलीट करवाने के लिए तो पता है कि सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्यू मेरा एम्प्टी तो नहीं है, क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है तो कैसे चेक करवाना पड़ेंगे, एफ इज इक्वल्स टू -1 और आर इज इक्वल्स टू -1। अब मैंने देख लिया ये तो नहीं है, तो यानी मेरा जो क्यू है वो फुल है, मैक्स -1 वाली कंडीशन से मैंने चेक करा लिया कि हाँ मेरा क्यू फुल है। अब लेकिन इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने दो को हटा दिया, मैंने ए और बी को दोनों को डिलीट कर दिया। फ्रंट जो मैंने देखा था डिलीट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, फ्रंट इज इक्वल्स टू f+1, ये मैंने करके दोनों को डिलीट करवा दिया, मतलब -1 + 1 करके 0 वाला डिलीट करा दिया, ए वाला, और 0 + 1 = 1,
मैंने डिलीट कर दिया बी वाला। ठीक है, तो ए और बी तो मैंने डिलीट करवा दिया। ठीक है, अब हमारा यही है कि फ्रंट हमारा आगे बढ़ गया। अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, फ्रंट की वैल्यू हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब फ्रंट की वैल्यू 2 तो हो गई, लेकिन अभी भी आर की वैल्यू तो कितनी है, आर की वैल्यू तो अभी भी 3 ही है। रेयर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, रेयर की वैल्यू तो 3 ही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब क्योंकि रेयर इज इक्वल्स टू 3 है, तो अभी भी मुझे फुल वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन तो 3 हो ही रहा है, और रेयर अभी भी 3 ही है। तो मतलब मैं जो है इसमें अब मुझे अगर ऐड करवाना है, मुझे अगर इंसर्ट करवाना है, अगर दो एलिमेंट जो दो जगह खाली हुई हैं ए और बी वाली, अब मुझे अगर कोई दो एलिमेंट्स और ऐड उसमें करवाने हैं तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि अभी भी मुझे मैक्स वाली जो कंडीशन है मेरी, आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस वन, वो वाली तो फुलफिल हो ही रही है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या मैंने बोली कि यार देखो, मैंने ए और बी डिलीट करवा दिया, फ्रंट को प्लस वन करके मैंने ए और बी डिलीट करवा दिया, और फ्रंट मेरा हो गया 2 और रेयर मेरा अभी भी वही है 3। तो अभी भी अगर मैं इंसर्ट करवाना चाहूंगी तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि मैंने सबसे पहली कंडीशन जब चेक करी आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, वो फुलफिल हो गई, तो मैं आगे जा ही नहीं सकती। और मैंने देखा कि अगर मैंने ये तो अभी मैं बना रही तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर में तो मुझे नहीं पता चलता ना अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसके बाद। लेकिन अभी मैं बना रही तो मुझे पता है कि ए और बी वाली कंडीशन, ये जो कॉलम से ये है तो खाली, तो ये खाली होने के बावजूद भी मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रेयर है वो वही सेम वैल्यू दिखा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करा, तो हम कुछ नहीं ऐड कर सकते, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली स्टिल हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, एज रेयर इज मैक्स माइनस वन एंड क्यू इज फुल, क्योंकि हमें पता है कि रेयर अभी भी मैक्स माइनस वन है, वो फुल वाली कंडीशन पे है। तो चाहे हम फ्रंट को कितना भी कुछ भी कर ले, हम कुछ भी अभी ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक हम जो है फ्रंट वाला जो वो है, मतलब जब वो 3 तक नहीं जाएगा और वो डिलीट नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मुझे करना हो सिर्फ 2 एलिमेंट ऐड करके, मतलब मुझे सी और डी तो रखना हो, लेकिन मुझे ए और बी हटाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? यही प्रॉब्लम की वजह से सर्कुलर क्यू आया। और सर्कुलर क्यू जैसे ही आया, उसके पहले हम जो है सर्कुलर क्यू में इंसर्शन डिलीशन से जाने से पहले हम उसकी थोड़ी डेफिनेशन और फीचर्स हम देख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई कंडीशन क्या थी। मेरा इंसर्शन तो हो चुका था, मैंने पूरा जो है इंसर्ट कर लिया, और इंसर्ट के लिए हमारी कंडीशन होती है आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। और उसके बाद मैंने जब डिलीशन की बारी आई तो मैंने 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट मेरा एफ इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंच गया। बट लेकिन मैंने आर जब देखा तो आर अभी भी 3 पे ही है, जो कि फुल वाली कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है। लेकिन मेरे को दिख रहा था कि 2 जो एलिमेंट्स मैंने डिलीट करे हैं, जिसकी वजह से मेरा फ्रंट आगे बढ़ा है, उसका क्या, उसको भी तो मुझे फिल करना है। लेकिन क्योंकि मैक्स वाली कंडीशन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जब तक पूरे एलिमेंट्स डिलीट ना कर दूं, क्योंकि तब तक मैं वो स्पेसेस को फिल नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से मेरा जो है सर्कुलर क्यू पिक्चर में आया। अब सर्कुलर क्यू क्या है? सर्कुलर क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, विद इन विच लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो लास्ट पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड रहती है, मतलब कि जो लास्ट पोजीशन हमारी रेयर वाली थी वो फर्स्ट से कनेक्टेड रहेगा, जिससे क्या होगा बेसिकली, अगर, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब मैक्स वाली कंडीशन मेरी फेल हुई, यहाँ पे रेयर वाली मैक्स वाली कंडीशन, तो अगर मान लो ये फर्स्ट वाली से कनेक्टेड रहता, तो क्या होता कि जो मेरे को नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना होता वो ऑटोमेटिकली एक ही पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता, तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। और ये क्या बना रहा है? ये एक सर्कल बना रहा है, देखो ये सर्कल बना रहा है, ऐसे ऐसे ही जाता जाएगा, तो ये एक सर्कल भी फॉर्म करता है, इसीलिए ही हम इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। और अगर ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ही यूज करता है, और ये और एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन करना है। देखो पहले तो ये मेमोरी खाली जा रही थी, क्योंकि जब मैंने डिलीट कर दिया तो ये दो तो कॉलम खाली हो गए, तो ये इससे मेरी मेमोरी जो है खाली जा रही थी। लेकिन मैंने इसको यूटिलाइज कैसे करा मेमोरी स्पेस को, कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया वापस से ही फर्स्ट पोजीशन से, जिससे क्या हुआ, इसने एक सर्कल बना लिया, और अब जब आखिरी वाला खाली है तो क्या हुआ, आखिरी वाला खाली होके वो फर्स्ट वाले से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। अभी मैं आपको इसकी एक कंडीशन लिखवाऊंगी, जैसे कि हमने लिखा है ना आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, वैसी ही इसकी भी एक कंडीशन होती है। उसके लिए आप 1-2 मिनट का वेट करिए, नेक्स्ट टॉपिक वही हम आ रहे हैं।
लेकिन बात बस इतनी सी है कि इसको हमने वापस से फर्स्ट तक कनेक्ट कर दिया जो सर्कल बना रहा है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन यहाँ पे हमारा हो गया। तो सर्कुलर लूप जो है अगेन वही चीज़ है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, लास्ट पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट हो जाती है ताकि सर्कल बन जाए। फिर ये भी फीफो प्रिंसिपल का ही यूज़ करता है, इसमें मेमोरी स्पेस एफिशिएंटली यूज़ होता है। और यहाँ पे रेयर मूव सर्कुलरली, अब रेयर का मूव करना ही सर्कुलरली तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेयर ही जो है हमारे पास प्रॉब्लम ला रहा है। तो अगर रेयर जो है वापस से बिगिनिंग पे चले जाएगा, जब ये एंड तक पहुंच जाता तब वापस से अगर बिगिनिंग पे चला जाएगा, तो जो एलिमेंट्स मैंने बिगिनिंग से डिलीट करे वो क्या हो जाएंगे, ऐड न्यू हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे मैंने डिलीट करे। तो इसमें कोई भी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा और कंटिन्यूअसली जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन रिक्वायर्ड रहता है वहाँ पे इस चीज़ का हम काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक डायग्राम भी आप दे सकते हो, हेड और टेल वही है, फ्रंट और रेयर, और इनिशियली यहाँ पे दोनों ही एम्प्टी है सेम लोकेशन पे, और धीरे-धीरे करके जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएँगे तब जो है वापस वो वहीं घूम के आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जहाँ पे हम डिलीट करते जाएँगे वहाँ पे। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने मान लो यहाँ पे से यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है? तो ऐसा मैंने अगर ऐड कर दिया, अब मुझे मान लो मैंने फिर सबसे पहले डिलीट भी कौन-सा होगा? ए डिलीट होगा, अब क्योंकि यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, एच इससे कनेक्टेड है ए से, तो जैसे ही मैंने मान लो आई ऐड करने की कोशिश करी, तो एक ही जगह कौन ऐड हो जाएगा, आई ऐड हो जाएगा। तो इसी वजह से कोई भी जो है वेस्ट नहीं होता और डायरेक्टली वो सर्कुलरली मूव करता है और सब कुछ जो है स्पेस जो है कवर अप हो जाती है, और इससे ये वाला प्रिंसिपल भी फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और कनेक्टेड रहने की वजह से ये सर्कुलर अरेंजमेंट पे रहता है और कुछ भी वेस्ट हमारा नहीं होता। ठीक है, तो ये थी सर्कुलर क्यू की कहानी। अब इसमें हम मैं बता दूं आपको कि इंसर्शन के लिए हमारे पास कंडीशन जो रहती है वो रहती है आर इज इक्वल्स टू आर प्लस वन मॉड्यूलस ऑफ मैक्स। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी रेयर 3 पे था, जब मेरी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी तब मेरा रेयर था 3 पे। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँ आर इज इक्वल टू 3+1 मॉडुलस ऑफ मैक्स जो कि है 4, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, 4 मॉडुलस 4 जो कि होता है 0, जो कि अगेन मेरा फर्स्ट पोजीशन पे देखो यहाँ पे रेयर आ गया। ठीक है, रेयर इज इक्वल्स टू क्या बन गया मेरा, इससे रेयर इज इक्वल्स टू 0 बन गया। तो इससे अगर मेरे को अगर कुछ भी इंसर्ट करवाना हो ई को, तो यहाँ पे ये यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा, गोल घूम जाएगा, यहाँ पे 3 से 0 पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्शन का फॉर्मूला रहता है, इंसर्शन की कंडीशन हमारे पास रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल्गोरिथम भी यहाँ पे मिल जाएगा कि सबसे पहले हमको जो है क्या करना है, यहाँ पे इफ रेयर प्लस वन मॉडुलस इज इक्वल्स टू फ्रंट, अगर ऐसा कुछ है तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो सबसे पहले आप सेट करके उसके बाद ही आप जो है इस कंडीशन को अप्लाई करें। ठीक है, ये बेसिकली इसमें है। बेसिकली सिंपल सी बात यही है कि अगर ये फ्रंट के इक्वल्स टू आ जाए तो यानी आपको जो है इसमें क्या करना है, डिलीट करना है और काम इसमें अपना कर लेना है। तो ये एल्गोरिथम आपको बेसिकली इसके आएगी। अगेन स्टेप्स में आप ये भी लिख सकते हो कि सिंपली आपको पहले चेक करना है इंसर्ट के लिए, जो हम चेक कर देते हैं कि हमारा जो है खाली है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो ये पता नहीं चलता ना कि खाली है कि नहीं। तो बेसिकली आपको वही बिगिनिंग से कनेक्ट करना है इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करें डिलीशन के बारे में। तो डिलीशन के बारे में हमको डिलीशन में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम रेयर यूज़ कर रहे थे, अब डिलीशन के लिए हमें यहाँ पे फ्रंट यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉडुलस ऑफ मैक्स। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे डिलीट करते जाना हो तो बेसिकली जो भी फ्रंट है उसमें +1 करके मॉडुलस ऑफ 1 करके मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, और यही मुझे जो है कनेक्ट करता जाएगा। जैसे अगर मान लो मुझे ई डिलीट करना हो तो 0+1 मॉडुलस ऑफ 4, तो 1 पे आ जाऊंगी, मेरा फिर 1 पे आ जाएगा। फिर इधर 1 डाला तो यहाँ पे बेसिकली 2 पे आ गई, फिर 2 पे डाला तो 3, ऐसे करके बेसिकली हम वापस, और यहाँ 3 डालने के बाद डायरेक्टली मैं वापस 0 पे आ गई डिलीट करने के बाद, और पूरा जो ये है एम्प्टी हो गया क्यों। तो इस तरीके से हमारे डिलीशन के लिए भी यही फॉर्मूला जो है लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम वही चीज़, फ्रंट इक्वल्स टू -1 राइट अंडर फ्लो। अब यहाँ पे एंड इफ स्टेप 2 में अगर आपको ऐसा नहीं है तो हमको एक आइटम सेट करना है, और उसके बाद बेसिकली हमको -1 से स्टार्ट करना है, और डिलीट हमको एलिमेंट करके जो भी हमें लिखना है वही चीज़ हमको डिलीट करके यहाँ पे एंड कर देनी है। यही आपको एल्गोरिथम बेसिकली लिखना है। मैं आपको देखो सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सर्कुलर क्यू का
एल्गोरिथम ज़्यादा नहीं आते, सिंपल क्योंकि ही आते हैं। तो बेसिकली आप इसको स्टेप्स में लिखिए, लेकिन आप ये कंडीशन लिखना मत भूलिएगा जो मॉडुलस वाली कंडीशन है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना प्रोमिनेंटली बता के रखा हुआ है कि यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अब आप चाहें तो देखो, ये ज़्यादा छोटा एल्गोरिथम है, वो मैंने थोड़ा बड़ा लिख रखा है, मैंने दोनों में लिख रखा है ताकि आपको जहाँ भी सही लगे आप वो लिख पाए। तो देखो, इफ़ फ्रंट प्लस वन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेयर, देन आप अंडर फ्लो लिख सकते हो, और फिर एंड गो टू स्टेप 4, एंड ऑफ इफ स्टेप 2, फिर ये आप लिख लेना यहाँ पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको जो है इसके और भी 2-3 जो मुझे लगेगा थोड़ा ईज़ी एल्गोरिथम है, वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगी, जो भी 2 ईज़ी एल्गोरिथम लगें। क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे क्या होता है ना, एल्गोरिथम में भी अगर आपको याद करना है तो आपको थोड़ी लैंग्वेज टफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं डेफ़िनेटली कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी मुझसे ईज़ी वाले मुझे थोड़े और मिल पाएँगे और सही रहेंगे, मैं आपको उसको कम्युनिटी पोस्ट पे जो है पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है। तो आप बेसिकली अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस के बारे में सर्कुलर क्यू की। तो एप्लीकेशंस बेसिकली ऑलमोस्ट वही है, लेकिन बस बात इतनी सी आती है कि यहाँ पे एक ही चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, कंटिन्यूसली इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होते रहना चाहिए। तो अगर सीपीयू शेड्यूलिंग में मेरे पास राउंड रॉबिन मैनर यहाँ पे यूज़ होना चाह रहा होगा, और इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक के बाद एक परफॉर्म मुझे करना है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ करना होगा। और मेमोरी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है, मेमोरी जहाँ पे मुझे वेस्ट नहीं चाहिए मैं वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि आपने देखा कि ये मेमोरी यूज़ करने में बिल्कुल भी मेमोरी वेस्ट करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता है। तो आप यहाँ भी ये भी चीज़ वहाँ पे आपकी यहाँ पे भी इस चीज़ को जो है ये यूज़ कर सकता है, मेमोरी एफिशिएंटली इसको यूज़ बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे हमको करनी हो वहाँ पे भी ये यूज़ होगा। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सारी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो एक के बाद एक आपको पता होगा कि जैसे 2 साइड के खुलते हैं, या जब भी आपको मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी ट्रैफिक सिग्नल से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे भी इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्यू पे, जो कि है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, सिंपल सी बात, देखो मैं आपको इसके मैं एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी मतलब आप कॉलेज जाते हो, कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको तब फ़ोन लगाते हो जब आप एब्सेंट होते होगे, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ आप जब आप असाइनमेंट लिखते हो, या जब आप मतलब एग्ज़ाम आते हैं, या कुछ भी जब आपसे मतलब हो, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल उनको आपसे कुछ चाहिए, कुछ मतलब हो, आपसे कुछ काम हो, वो सिर्फ़ तभी अगर आपको याद करे, तो वो आपके वो वाले दोस्त नहीं हैं जो आप आपको मतलब ऐसा लगता हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होंगे जो आपके वो वाले दोस्त होंगे जो आपको तब याद करते हैं जब आप कॉलेज सच में नहीं आते हो, या जब आप एब्सेंट रहते हो, तो वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप कहाँ हो। उनको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करते हैं। तो यानी मतलब वो क्या हो गए, प्रायोरिटी वाले हो गए। जैसे फॉर एन एग्जांपल वो आपके उन लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं जो लोग आपसे नॉर्मली मतलब बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल जब भी आपका बर्थडे होता है, तो आप सबसे पहले केक उसी इंसान को खिलाते हो काट कर जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता होगा। वो हो सकता है आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन में से कोई एक हो। ठीक है, तो ये तभी होता है कि जब आप उन्हें तभी खिलाते हो जब आपका बेसिकली जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे प्रायोरिटी पे है, आप उसी को ही सबसे पहले जाके फर्स्ट पीस ऑफ केक जाके खिलाते हो। तो प्रायोरिटी क्यू में भी बाकी बेसिकली यही हो रहा होता है कि बहुत सारे प्रोसेस तो होते हैं। अब आपकी बर्थडे पार्टी में 50 लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग ही होंगे जो आपके लिए प्रायोरिटी पे मैटर करते होंगे। वो हो सकता है आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, और आपके भाई-बहन हो, डेफ़िनेटली। तो जो वो प्रायोरिटी पे जो वो मैटर रखते हैं, ऑब्वियसली वो उन 50 लोगों में से वो 3-4 लोग जो आपके मैटर पे रखते हैं, वही आपके लिए प्रायोरिटी पे हैं। उन्हीं को ही सबसे पहले आप केक काट के खिलाओगे अपने हाथों से, बाकी सबको आप बाद में जो है आप सर्व कर दोगे, या फिर बाकी बाद में जाके आप खिला लोगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी की में भी आपके
वही मतलब प्रोसेसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। अब है तो वही FIFO वाला प्रिंसिपल ही, लेकिन उसमें भी आपके वही प्रोसेसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी देख दिया है कि 5 की प्रायोरिटी 10 है, फिर 4 की 2, 3, 4, 5। तो मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जैसे जिसकी प्रायोरिटी 10 थी, सबसे ज़्यादा थी, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वाला काम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, 5 ही एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने देखा कि प्रायोरिटी पे 5 से छोटा 1 है, फिर 1 होगा, फिर ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके होगा तो सीक्वेंस में ही, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर ही सब बाद में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है। तो एग्जाम में आपको लिखना है प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज असाइंड अ प्रायोरिटी। मतलब हर किसी की एक प्रायोरिटी असाइंड होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम बेसिकली डिलीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको हम बेसिकली मतलब रखेंगे, और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है हम उसको हटाते जाएंगे। रादर देन इंसर्शन ऑर्डर वाइल एलिमेंट्स आर सेम प्रायोरिटी फॉलो फीफो रूल। मतलब सिंपल सी बात देखो यही है कि अगर मैं 3 लोगों से एक सेम टाइम पे बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें से एक इंसान ऐसा है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, तो मैं सबसे ज़्यादा घंटे उसी से बात करूँगी। फिर थोड़े कम घंटे उस इंसान से जो उससे तो मेरा थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखता है, जो सेकंड पे है, और थर्ड पे वो जो बिल्कुल भी मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखता, मुझे उससे मैं मिनट सिर्फ 2 या 3 मिनट पे ही बात करूँगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कुछ आपके दोस्त जो आपको तब याद करते हो जब उनको कोई मतलब ना हो, तो वो आपके ऊपर मतलब जब वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी हाई है, तो आप उनसे घंटों बात कर सकते हो। लेकिन वो जो आपसे सिर्फ असाइनमेंट, एग्जाम या कुछ काम के मतलब पे ही बात करते हो, तो उनसे बेसिकली आप थोड़ी कम ही बात करोगे, कुछ मिनट ही बात करोगे। तो ऐसे सबकी प्रायोरिटी असाइन रहती है, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी ओनली हम फीफो रूल का ऑर्डर बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हर एलिमेंट की अपनी एक प्रायोरिटी असाइन होती है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी ही हम उसको डिलीट करते हैं। मतलब देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर जो भी काम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, मतलब अगर मुझे बस वही बात आती है कि प्रायोरिटी मैटर्स। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हो लेकिन आपको फिर भी अपनी बंदी को मैसेज करना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी देखोगे और आप उसमें बेसिकली उसको मैसेज करोगे टाइम निकाल, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पे है वो। तो ऐसे ही जो है, लेकिन उसी टाइम पे अगर फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको आपके कॉलेज ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है, तो आप नहीं देखोगे क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रहता वो, राइट। तो हर एक चीज़ की प्रायोरिटी असाइंड रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही इंसर्शन डिलीशन होता है। और उसके बाद सेम प्रायोरिटी वाले जो होते हैं, कुछ जैसे मान लो जिनकी प्रायोरिटी ही सेम हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी बंदी और आपकी मम्मी, दोनों की प्रायोरिटी ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी में सेम हो शायद, तो वो जो है फॉलो करेंगे फीफो रूल ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है। यहाँ पे सारे एलिमेंट को एक एक प्रायोरिटी जो है एसोसिएट करवा दी जाती है, और डिलीट भी प्रायोरिटी के बेसिस पे ही किया जाता है, अराइवल के टाइम पे नहीं किया जाता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल लग रहा है, नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको डिलीट करा जाएगा। जो जितना जल्दी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले उसी दोस्त की बात मानोगे जो आपसे बहुत ही ज़्यादा आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको बिना मतलब के याद कर रहा है, तो पहले आप उसी दोस्त के बारे में बात मानोगे और आप उसी का ही काम करोगे, राइट। लेकिन वो दोस्त जो कि आपको बहुत ही कम याद करता है, सिर्फ असाइनमेंट और काम के लिए याद करता है, आप उसकी बात नहीं मानोगे। ठीक है, तो अराइवल के टाइम पे नहीं, प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिलीशन होता है। और एलिमेंट विद द हाईएस्ट और द लोएस्ट प्रायोरिटी विद द डिलीटेड फर्स्ट। मतलब अब वो मतलब देखो ऐसा होता है कि अब ये इंसान की रिक्वेस्ट के बेसिस पे, मतलब मुझे अगर चाहिए तो मैं हाई, मतलब ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को ही जो है सबसे पहले डिलीट करने की कोशिश हम करेंगे, ताकि उसका काम ही हम पहले, मतलब जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है हम सबसे पहले उसकी बात ही सुनेंगे, और जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट कम है हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, राइट। तो जो एलिमेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, मैं पहले उसी को ही करूँगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे वो तो मेरी बात, मतलब मेरे को तो उसकी बात पता ही, मैं तो मानूंगी ही, लेकिन इस पागल को पहले हटाते हैं जो फालतू बातें कर रहा है। तो आपने क्या करा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्त से बात करो जो कि आपकी बहुत प्रायोरिटी वाला है, लेकिन कंटिन्यूसली पीछे से कुछ ना कुछ आपको काम मिल ही रहा है, मतलब आपके किसी और दोस्त से आप बोल रहा है कि सेंड कर सेंड कर, तो आपने पहले उसको हटा दिया कि ले भाई ले, तू काम कर ले, तू जी अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद रखेगा, बाकी आप मेरे को अपना काम करने दे।
तो आपने अपने दोस्त से बात करना चालू करी, जो भी आपको लगता है कि वो आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किसको पहले डिलीट करो, लेकिन लॉजिकली सबसे पहले आप उन्हीं की ही बात मानोगे। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक डायग्राम में भी मैंने बना के रखा है कि DQ सबसे पहले उसी को ही करेंगे जो जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी हो। मतलब सबसे पहले आप उन्हीं की ही बात मानोगे जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। जो नहीं है उनकी बात आप बाद में मानते रहोगे, लेकिन अभी नहीं मानोगे, पहले नहीं मानोगे। ठीक है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके सेम प्रायोरिटी पर रखते हैं। मतलब मान लो आपके दो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो अलग अलग बात बोल रहे हैं कि जैसे आपके कोई भी दो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड 1, बेस्ट फ्रेंड 2। बेस्ट फ्रेंड 1 बोल रहा है कि भाई कॉलेज कल मत जाना, लेकिन बेस्ट फ्रेंड 2 ने बोला नहीं भाई जाना, लेकिन क्योंकि वाइवा होना ही होना है। तो क्या करा आपने, आपने बोला कि यार मैं किसकी बात मानूं। तो फिर आपने फीफो ऑर्डर चालू किया। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल बेस्ट फ्रेंड 1 का जो कॉल है आपका वो 8:01 पे आया था, और बेस्ट फ्रेंड 2 का कॉल आपका 8:02 पे आया था। तो आपने किसकी बात मानी, आपने 8:01 वाले की बात मानी कि बल कल भाई मत जाना। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। फिर ये जो है देखो ऑब्वियसली इंप्लीमेंट किया जा सकता है एरे, लिंक लिस्ट और हीप का यूज करके। अब ये आप पॉइंट सिर्फ आप एक शोभा बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी इनका काम सिंपल ही है जो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, वही सेम चीज़। देखो NQ मतलब ऐड करना रेयर साइड से, DQ मतलब रिमूव करना फ्रंट साइड से, और प्रायोरिटी क्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना यूजिंग एरे इन दिस आर्टिकल। दीज आर वेरी फ्यू ऑपरेशन सपोर्टेड बाय क्यू विच आर फॉलोइंग। तो वही सेम चीज़ है यहाँ। देखो पीक मतलब अगर जो फ्रंट वाला एलिमेंट अगर मुझे चाहिए इस वाले में, मतलब पीक, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी वाले में सबसे हाई प्रायोरिटी वाला सबसे पीक पे रहेगा। तो अगर मुझे उस एलिमेंट के बारे में जानना है तो मुझे पीक के ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। फुल और एम्प्टी चेक करने के लिए इस फुल और इस एम्प्टी है ही, और इंसर्ट करने के लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ही हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसमें भी यही लिखा है कि हम जो है डाटा जो है हम जो मतलब अज्यूम करते हैं कि डाटा हम कहाँ से कैसे यूज़ करें। मतलब ये प्रायोरिटी क्यू का एक अजम्पशन रहता है कि हाई वैल्यू से लो प्रायोरिटी तक ही हम जो है डाटा को अरेंज करें। तो जो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाला रहेगा वो सबसे पहले रहेगा, और लो प्रायोरिटी वाला फिर धीरे धीरे ऐसे करके, मतलब हाई फिर मिडिल फिर लो, ऐसे करके हम बेसिकली डाटा को अरेंज करते हैं। और इंसर्ट भी हम इसी तरीके से डाटा को करते हैं, और डिलीट भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो भाई सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पे, यहाँ पे भी ये लिखा है कि सबसे पहले हम डाटा को डिलीट भी कौन से वाले को करते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाई प्रायोरिटी पे हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी प्रायोरिटी कम होती जाती है हम उनको भी 1 बाय 1 रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्रायोरिटी क्यू के कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहले फाइल डाउनलोडिंग ऑपरेशन इन अ ब्राउजर। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे फॉर एन एग्जांपल HC वर्मा वॉल्यूम 1 डाउनलोड करनी है मुझे, और वॉल्यूम 2 भी मुझे डाउनलोड करनी है। अब पहले मैंने क्लिक किया वॉल्यूम 1 वाली फाइल को डाउनलोड करने के लिए, दूसरा मैंने क्लिक किया वॉल्यूम 2 की PDF को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 में जब मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी, ठीक है, वॉल्यूम 1 मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी, तो मेरी पहले वॉल्यूम 1 हुई फिर मेरी वॉल्यूम 2 हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैंने किया, लेकिन उसमें भी मुझे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे याद आया कि यार ये सब छोड़ो, मुझे मेरा आधार कार्ड डाउनलोड करना है कहीं से। तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम है। मतलब मुझे जब सबमिट करना था डॉक्यूमेंट, मुझे लगा कि यार वो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट है, मुझे जो अर्जेंट है ज़्यादा फाइल उसको मुझे ज़्यादा, तो मैंने क्या करा उन दोनों को पॉज कर दिया और फिर उसको डाउनलोड पे रख दिया। ठीक है, तो फाइल डाउनलोडिंग ऑपरेशन इन ब्राउज़र बेसिकली ये तभी होता है कि प्रायोरिटी क्यू हमारे पास एक इंपॉर्टेंट होता है कि जो अर्जेंट फाइल्स हैं उनको पहले हम प्रायोरिटी पे डाउनलोड कर लें, और बाकी जो HC वर्मा वॉल्यूम 1 और 2 है उनको हम बैकग्राउंड में डाउनलोड करते चलेंगे। लेकिन आधार कार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए पहले वो डाउनलोड हमारा हो गया। फिर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड CPU। तो डाटा ट्रांसफ़र की भी बात करें तो सबसे पहले वही डाटा आपका जो है ट्रांसफ़र होता है जो कि हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके 4 ब्लूटूथ हैं, लेकिन जिस जिस प्रायोरिटी पे आपको चाहिए आपको वही सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी सबसे ज़्यादा, और CPU भी उसी को ही एक्सेस करेगा सबसे पहले। और जैसे ये वही बात आती है कि इसमें भी वही प्रिंटर, कीबोर्ड और ये सब, मतलब जो भी आपको पहले चाहिए, जो भी आपकी प्रायोरिटी पे पहले रहेगा वही एग्जीक्यूट होगा, उसी के बाद ही सारा जो है
काम होगा, और डाटा ट्रांसफ़र भी वही होगा जो आपकी प्रायोरिटी पे पहले आपको लगा कि ये डाटा मुझे पहले ट्रांसफ़र करना है इससे। मतलब फॉर एन एग्जांपल अभी आपके 2 हैं, मतलब आपका सीपीयू से आप हो सकता है कि प्रिंटर भी कनेक्ट कर लिया और आपने अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया। तो ब्लूटूथ एक कम प्रायोरिटी वाला काम है जिससे आपको सिर्फ़ गाने ही सुनने हैं, लेकिन प्रिंटर में आपको ज़्यादा काम है, आपको अपने नोट्स प्रिंट आउट करवाने हैं। तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम कौन-सा है? प्रिंट आउट वाला। तो पहले वो एग्ज़ीक्यूट होगा, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, फिर आप गाने सुन सकते हो। तो इस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे ही यहाँ पे काम आपके एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं डबल एंडेड क्यू। और डबल एंडेड क्यू का सिंपल सा मतलब है डिलीट एंड इंसर्ट फ्रॉम बोथ द साइड। तो मैं जो है यार डिलीट भी कर सकती हूँ दोनों साइड से, और मैं है इंसर्ट भी कर सकती हूँ दोनों साइड से। मतलब ये मेरा मन है, मैं कहीं से डिलीट करूँ, मैं कहीं से इंसर्ट करूँ, मैं दोनों साइड से कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं अब फ्रंट से भी डिलीट कर सकती हूँ और रेयर से भी डिलीट कर सकती हूँ। अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड था कि मैं फ्रंट से सिर्फ डिलीट ही कर सकती हूँ, और रेयर से मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट ही कर सकती हूँ। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, मैं डिलीट और इंसर्ट दोनों साइड से ही कर सकती हूँ। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे आपका एक रूम है, उस रूम में आपके 2 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे में से 5 लोग हैं। अब कुछ लोग कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है? तो दोनों ही दरवाजे खुले हैं और दोनों साइड से ही आना और जाना चालू है। फिर एक आता है इसको भी हम 2 टाइप में और डिवाइड करते हैं, जो कि है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि हम इंसर्शन एक ही साइड से कर सकते हैं लेकिन डिलीशन 2 साइड से कर सकते हैं। मतलब इंसान जो है, एक इंसान वो आ तो एक ही रास्ते से सकता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम एक ले लेते हैं गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। तो वो आ तो गेट नंबर 1 ही सकता है, लेकिन जा वो गेट नंबर 1 से भी सकता है और 2 से भी सकता है। फिर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है कि इंसर्शन मतलब वो आ तो दोनों से सकता है, लेकिन जाना वो सिर्फ एक से ही कर सकता है, या वो गेट नंबर 2 से कर ले या फिर गेट नंबर 2 से कर ले। आगे मैंने इनका डिफरेंस ऐड कर रखा है तो कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये मैं शॉर्ट में समझाने के लिए बता दिया कि डबल एंडेड क्यू होता क्या है कि हम डिलीट और इंसर्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में इनपुट वाले में हम डिलीट दोनों साइड से कर सकते हैं लेकिन इंसर्ट एक ही साइड से कर सकते हैं, और आउटपुट रिस्ट्रिक्ट में से डिलीट एक ही साइड से कर सकते हैं लेकिन इनपुट 2 साइड से कर सकते हैं। तो कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम में बेसिकली किस तरीके से लिखना है। तो डबल एंडेड क्यू जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रेयर एंड। सो दोनों ही इंसर्शन डिलीशन दोनों ही फ्रंट और रेयर एंड से परफॉर्म हो सकता है, और इसमें अगेन वही प्रिंसिपल हमारा यूज होता है जो कि है फीफो। फिर बातें सब वही है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से यूज होता है। यहाँ पे देखो बोथ फ्रंट एंड रेयर एंड्स, और ये बहुत ही सिंपल है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, फ्लेक्सिबल तो है ही क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, आपकी जब मन चाहे आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, और कहीं से भी आप जो है ऐड कर सकते हो। तो दोनों से आप मतलब जो है मतलब वही है कि दोनों से ही आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि आप कहीं से भी ऐड कर सकते हो, कहीं से भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है फीफो प्रिंसिपल का यूज़ करता है, और इसको हम एरे और लिंक लिस्ट जो है मतलब उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करके। मतलब एरे और लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंट करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ही स्टैक और क्यू के दोनों के ही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म जो है बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दोनों से ही फ्रंट और रेयर एंड से इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल फीफो ही यूज़ करें क्योंकि है तो क्यू ही आखिर। फिर एरे और लिंक लिस्ट का हम इसको यूज़ कर कर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और दोनों ही स्टैक और क्यू के दोनों के ही ऑपरेशन इसमें यूज़ होते हैं। एक यहाँ पे मैंने ड्राइंग भी बना दी है कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो है देखो एक क्यू है, ये ऐसे क्यू हमारे पास है, और इसको भी हम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स नाउ गो टू द डिफरेंस बिटवीन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड ड्यू को, जो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि इंसर्शन जो है, यहाँ पे इंसर्शन इनपुट वाले में सिर्फ एक ही एंड से अलाउड है और आउटपुट वाले में दोनों एंड से अलाउड है। डिलीशन में अगर बात करूँ तो इनपुट वाले में बोथ द एंड से अलाउड है डिलीशन, और यहाँ पे एक ही एंड से अलाउड है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है इंसर्शन के लिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंसर्शन जो है वो
लेस फ्लेक्सिबल है इंसर्शन के लिए, और ये लेस फ्लेक्सिबल है डिलीशन के लिए। लेस फ्लेक्सिबल कैसे हमने मतलब ये हमने लेस फ्लेक्सिबल है कैसे डिसाइड किया, क्योंकि अगर एक ही एंड से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेस फ्लेक्सिबल ही हुआ। कब मोर फ्लेक्सिबल होता है, जब दोनों एंड से हो रहा होता। यूसेज कहाँ है, तो यूसेज इसकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है जहाँ पे हमें इनपुट कंट्रोल करना हो, वहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आउटपुट वाले का जब हमें आउटपुट को कंट्रोल रिक्वायर्ड है, वहाँ पे इसकी यूसेज ज़्यादा है। इसका एग्जांपल क्या है कि हमने रेयर से इंसर्शन कर लिया, और इसका डिलीशन, इसका एग्जांपल क्या है कि हमने फ्रंट से डिलीशन कर लिया, ओनली फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्शन ओनली एट रेयर। तो ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और कब इसको यूसेज हमें करना रहता है इनपुट कंट्रोल आउटपुट कंट्रोल में, और कौन किसके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और लेस फ्लेक्सिबल है वो भी डिस्कस कर लिया। और इंसर्शन डिलीशन किसके कितने एंड्स पे होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया इससे। तो आई होप आपको इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड जो है समझ में आ गया होगा। फिर ये कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डबल एंडेड क्यू में। तो देखो सबसे पहले इंसर्ट फ्रंट मतलब कि हमें अगर फ्रंट से आइटम को ऐड करना हो, तभी ये देखो ये पॉसिबल नहीं होता बाकी क्यू में कि हम फ्रंट से कोई आइटम को ऐड कर दें, क्योंकि फ्रंट से हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ डिलीशन ही पॉसिबल हो पाता है, लेकिन यहाँ पे हम कर पाते हैं। तो इसलिए हम क्या चीज़ सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली फ्रंट से कोई अगर आइटम को ऐड करना हो तो इंसर्ट फ्रंट का हम यहाँ पे काम लेते हैं। फिर इंसर्ट लास्ट, अब क्योंकि रेयर पे तो हम काम करते ही हैं, रेयर से तो हम ऐड करते ही हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट लास्ट उसके लिए होता है। फिर डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करने वाला, और डिलीट लास्ट बेसिकली रेयर से डिलीट करने वाला। और इनको फॉलोइंग ऑपरेशन आर ऑल्सो सपोर्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली दो और भी कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो कि सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि गेट फ्रंट। तो बेसिकली जो आइटम फ्रंट में है, क्योंकि उसको अगर हमें देखना हो उस आइटम को, तो गेट फ्रंट हम लेते हैं। और अगर हमें किसी आइटम को आखिरी में देखना हो, गेट लास्ट आइटम, अगर उसको हमें मतलब जैसे वही वाली बात है, असेंबली में सबसे आगे आगे खड़े होने वाले बच्चे को मुझे देखना हो तो गेट फ्रंट वाला ऑपरेशन, आखिरी वाले को देखना हो तो गेट रेयर वाला ऑपरेशन। और अगर चेक करना हो कि डबल एंडेड क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तो इज एम्प्टी, और अगर फुल है कि नहीं ये चेक करना हो तो इज फुल करके मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे आती हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है डबल एंडेड क्यू की, तो एप्लीकेशंस यही है कि इसको हम जॉब शेड्यूलिंग में, मतलब वही कि यहाँ पे अगर हमें इंसर्शन डिलीशन दोनों तरह हमें चाहिए, और वहाँ पे तब हमें वैसे ऑपरेशन, वैसे सिंपल सी बात है, ये उन सारे काम में काम आती है जहाँ पे हमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से और ज़्यादा रैपिड, फास्ट और फ्लेक्सिबल काम करना हो तो वहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग में काम आती है। स्टैक और क्यू के ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि स्टैक के ऑपरेशंस भी हमें इम्प्लीमेंट करने, क्यू के भी करने हैं, तो दोनों एंड से अगर ज़्यादा टाइम पॉसिबल रहे तो वहाँ पे हम करते हैं। पैलिंड्रोम चेकिंग में काम आता है। आपने थिंक फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को इसको इम्प्लीमेंट किया होगा, पैलिंड्रोम कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करने के लिए। फिर स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स, ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा होगा स्लाइड विंडो आप कर लेते हो बहुत सारे, कि मतलब स्प्लिट टिक विंडो वाले भी चीज़ में आते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस आपके एक ही जगह खुलने हैं, वो इंसर्ट भी हो रहे हैं डिलीट भी हो रहे हैं, तो वही आप वहाँ पे भी ये काम आता है। अंडू रीडू ऑपरेशंस, अंडू रीडू मतलब आप बहुत बार अंडू रीडू करते हो तो उसमें भी ये काम आता है। सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारे सीपीयू भी जो है काम को स्केड्यूल करते हैं, वो एक ही साथ में दो दो काम कर रहे होते हैं, उनको इंसर्ट करते डिलीट करते हैं, तो उसके लिए भी ये काम में आता ही है। लेकिन बेसिक सा काम देखो वही सारे काम हैं क्योंकि ऑलमोस्ट, लेकिन बस वही है कि अभी अगर हमें बहुत जल्दी जल्दी करना हो और हमें दोनों ही एंड से काम लेना हो तो हम इसे करते हैं जब हमारे पास कम समय हो। और बात तो ये भी है कि हमें अगर कम टाइम चाहिए और हमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबली काम करना है तो इस तरीके का हम इसमें क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी ऐसा हमें इसकी कोई इतनी नीड नहीं थी, ना इसकी ना प्रायोरिटी वाले की, सर्क्यूलर वाले की डेफिनेटली हमें थी नीड। देन ये आपके आरजीबीवी नोट्स में गिवन था। तो सिंस DQ सपोर्ट्स बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ द DQ डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। तो रोटेशंस भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों तरीके से हो रहा है तो रोटेशंस भी होंगे इन O1 टाइम विच कैन बी यूजफुल इन सर्टन एप्लीकेशंस। तो बेसिकली ये 0-1 टाइम के कॉम्प्लेक्सिटी पे जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है सारे जो है उनके लिए यूजफुल भी होता है एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें हमें बेसिकली बस एक ही बार हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। देखो क्योंकि ऑर्डर ऑफ एंड टाइम नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही हम बेसिकली इसको ख़त्म करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बार में अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि सारे रोटेशंस और सब कुछ देखो, मतलब इसमें अच्छाइयाँ ये हैं कि देखो ये स्टैक और क्यू दोनों के ऑपरेशंस
में काम रखता है, दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को सपोर्ट करता है, और ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही सब कुछ सारे एप्लीकेशंस को बेसिकली जहाँ पे ये काम हमें जल्दी करना होता है वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़फुल होता है। बाकी तो एप्लीकेशंस मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्यू स्टिमुलेशन। वैसे तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बट लेकिन ये आरजीपीवी में आरजीपीवी की नोट्स में बेसिकली ये दे रखा था, तो आई थॉट कि हम बेसिकली इसको भी फटाफट से कर लें, ठीक है। हम इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो, क्यू स्टिमुलेशन एज अ मेथड इज यूज टू एनालाइज हाउ सिस्टम्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट। तो बेसिकली क्यूइंग स्टिमुलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोज रिसोर्सेज टू एलिमेंट्स वेटिंग टू बी सर्व। मतलब सिंपल सी बात यही है कि देखो अभी हमें इसमें क्या होना है कि कुछ ऐसे सिस्टम होता है जिसमें हमें बस लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, उन्हीं को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उन्हीं रिसोर्सेज को टू एलिमेंट्स जिनको हमें सर्व करना है। वाइल वेटिंग एलिमेंट्स में एग्जिबिट डिस्क्रीट वेरिएबिलिटी इन डिमांड। मतलब जैसे से उनकी डिमांड आएगी तभी हम उनको एग्जिबिट करेंगे। दैट इज अराइवल टाइम इज रिक्वायर्ड डिस्क्रीट प्रोसेसिंग टाइम। मतलब सिंपल सी बात यही है कि ऑब्वियस सी बात है हम उनको तभी मतलब प्रोसेस करेंगे या तभी हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे जब उनकी डिमांड आई होगी, जब उनकी टाइमिंग का प्रोसेस का टाइमिंग रहेगा। और सिंपल सी बात है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम उसी तरीके से उनको वेट करवाएंगे और उनको सर्व करेंगे। देन वेयरिंग क्यूरिंग थ्योरी बेस्ड एनालिसिस इज रेगुलरली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस। मतलब ऑब्वियस सी बात है टेलीकम्युनिकेशंस में आपने इस थ्योरी का एनालिसिस किया हुआ कि जिस तरीके से हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसी तरीके से हम उसकी क्वालिटी देंगे, उसी तरीके से हम उसको सर्व करेंगे। और अगर कोई अच्छी चीज़ की डिमांड आती है तो उसके लिए हमें जितना टाइम और सब कुछ लगेगा हम पहले वो बताएंगे, फिर ही हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस ट्रैफिक कॉल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो कॉल सेंटर्स में आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो जिसकी जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे जाता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए। वो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस लो रहती है, तो वो उतने ही रिसोर्सेज जो नो प्रोवाइड कर पाते हैं। मतलब वो ऐसा बोलेंगे जैसे कुछ कंप्यूटर्स जिनकी रैम बहुत कम होती है, अब आप उसमें बहुत ज़्यादा बड़े हाई एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत अच्छे गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं आप उसमें बड़े बड़े गेम खेल सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जो है चीज़ें होती हैं। एंड टेली कम्युनिकेशंस में भी यही होता है कि जितनी अच्छे से आपका नेटवर्क होगा, जितनी अच्छे से आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में भी यही वाली बात आती है कि जितनी अच्छे से आपकी नेटवर्किंग होगी, जितने अच्छे से आपके सिग्नल्स आएंगे, उसी तरीके से आपका जो भी काम होगा वही जो है काम आपका उसी तरीके से उसी डिमांड पे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आई गेस आपको क्यू स्टिमुलेशन भी समझ में आ होगा। वैसे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके आरजीपीवी नोट्स में गिवन था, तो आई थॉट कि कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो देखो अब आरजीपीवी से रिलेटेड तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आई होप आपको जब आप पढ़ते हो इसमें आपको देखो याद ही करना पड़ता है, ये सारा एन क्यू डी क्यू हमने ये सब पढ़ ही लिया है कि किस तरीके से इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, ट्राइवर्सल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगते हैं, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है या फिर ऑर्डर ऑफ 2 में हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप अभी आरजीपीवी के लिए अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इसमें बस इतना सा ही बता के रखा है कि अगर आप एरे का यूज़ कर रहे हो तो कितना आपको टाइम लगेगा, कितनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितना ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, उस तरीके से है। और उसको आप खुद देख भी सकते हो। लेकिन क्योंकि एरे में देखो आप बेसिकली डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है कि लिंक लिस्ट में 2 नोट्स रहते हैं। अब ये थोड़ा उन्हीं को ही समझ में आएगा जिन्होंने एरे लिंक लिस्ट पढ़ा, तो मैं इस वाले वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली आप बस इसको एक बार देख सकते हो क्योंकि कुछ मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो नोट्स को, इनमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप डिलीशन कर रहे हो, आप इंसर्शन कर रहे हो, तो आपको कितना ऑर्डर ऑफ टाइम आपका लग रहा है। तो वैसे तो ये आरजीपीवी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है
इसमें एक बार बस इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। वैसे अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने इसको स्किप भी कर दिया तो, क्योंकि डेफ़िनेटली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आते हैं जो जिसमें आपको शायद ये यूज़ हो जाए, और जितना भी क्यू का मैंने पढ़ाया है वो सब यूज़ हो जाए। लेकिन ये आरजीपीवी लेवल का नहीं है, ये गेट लेवल का है, तो आप इसको स्किप डेफ़िनेटली कर सकते हो। जो ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर रखी है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा एरे और लिंग्विस्ट आना चाहिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर हमें एक एक एलिमेंट को जाके करना पड़ेगा तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, और मतलब एक ही बार में सारे ट्राइवर्स हो जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। इस तरीके से हम बेसिकली काम करते हैं। तो इसमें भी बस वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप अगर आप ये थोड़े गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरजीपीवी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उसकी भी हम एक सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन देखो अभी इंपॉर्टेंट है कि पहले लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही हम वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज वाली। तो डेफिनेटली एंड सेम के पहले हम उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जो भी पीवाईक्यूज आएंगे, ठीक है, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। इधर हम वीडियो नहीं भी बना पाए तब भी मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। बट येस, डेफिनेटली जितने भी मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, एल्गोरिथम वगैरह से। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, लेकिन ये गेट के कुछ क्वेश्चंस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, तो मैंने उसका कंसेप्ट जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है और ये कुछ क्वेश्चंस है उनको ऐड कर दिया है, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से क्यू को जानना हो एरे और लिंग्विस्ट से टच करके, ठीक है। बाकी तो जितना हमने पढ़ा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर आरजीपीवी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपकी आने वाली है डीएसए से रिलेटेड। जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनको सबको कवर अप करेंगे ज़रूर एक एक वन शॉट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डेफिनेटली इस तरीके की वीडियोज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी। आपने देखा होगा कितने अच्छे से हमने डिटेल में स्टैक कवर अप किया पहले, और अब हमने क्यों कवर अप करा है एक एक चीज़ बहुत डिटेल में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप अगर अपने एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले भी खुल के अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको ऐसे बहुत कम ही चैनल मिलते हैं जो ये सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को भी ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मैं आज स्टैक की भी डाल दूँगी, मैंने डाला नहीं है, लेकिन हाँ मैं स्टैक क्यू दोनों की ही आज अपडेट कर दूँगी नोट्स आपकी व्हाट्सएप चैनल पे। डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको हमारे चैनल के उसमें मिल जाएगी, जहाँ पे आपको हमारा चैनल नेम दिखता है, मेन चैनल नेम, उसके नीचे ही टाइनी यूआरएल करके आपको दिख जाएगी उसकी लिंक। एंड अगर आपको नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मान लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऐड करना मैं भूल जाती हूँ काफ़ी बार। लेकिन आप अगर कमेंट में मांग लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट डीएसए के एपिसोड में, जो कि बेसिकली हो सकता है कि बाकी यूनिट्स हम जल्दी जल्दी जैसे जैसे हो सकता है मैं कवर अप करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।